पाकिस्तान जैसा माशी तौर पर तकरीबन दिवालिया मुल्क कर्ज ले लेकर जो अय्याशी कर रहा है, क्या हम सब उसके मुतहम्मिल हैं? हुकूमत जो गाड़ियां मंगवाती है वो जदीद मॉडल की मर्सिडीज और बुलेट प्रूफ होती हैं। क्या स्वीडन किसी और दुनिया का मुल्क है जहां का वजीर आजम साइकिल पर दफ्तर जाता है, जिसकी बीवी लोकल बसों में बैठकर शॉपिंग करने जाती है? वियतनाम का सदर चप्पल पहनकर गैर मुल्की वफ्द से मिलने में शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी साल भर की तनख्वाह मुल्की खजाने को दान कर दी। वो सदारती महल के बाग में एक हट बनवाकर उसमें रिहाइश पजीर रहा, क्योंकि उसका मुल्क उस वक्त सदारती महल के अखराजात पूरे नहीं कर सकता था। आज वही वियतनाम सनती लिहाज से जापान के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जिसने पाकिस्तान से 5 साला मंसूबा लेकर उस पर अमल दरामद किया। अपने हमसायों की तरफ ही देखिए। तेल और मादनी वसाइल से मालामाल ईरान, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की पाबंदियों के बावजूद न सिर्फ जिंदा बल्कि खुशहाल है। मैंने खुद साबिक ईरानी सदर को तेहरान के एक होटल में 2-3 साथियों के हमरा चाय पीते हुए देखा। मुझे ये जानकर इंतहाई ताज्जुब हुआ कि ना तो पुलिस ने होटल को घेरे में ले रखा था और ना ही सिक्योरिटी का कोई फर्द वहां मौजूद था। होटल के बाहर सिर्फ एक स्याह कार मर्सिडीज खड़ी थी, जिस पर ईरान के कौमी और सदारती झंडे लहरा रहे थे। एक ड्राइवर था और एक बावर्दी फौजी जो गालिबन मिलिट्री सेक्रेटरी था। न ट्रैफिक रोकी गई और ना ही कोई और हिफाजती बंदोबस्त किया गया। आम लोगों की तरह वो होटल में आए, बिल अदा किया और वापस चले गए। तेहरान में कई शाही महल्लात होने के बावजूद उनका सदर एक आम से 4 कमरों के मकान में रहता है। दूसरी तरफ भारत को देखिए। आजादी और खुद मुख्तारी के इतने साल गुजरने के बावजूद वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय और राजीव गांधी अपनी प्राइवेट कोठियों में ही रहते थे। वहाँ कोई नया पार्लियामेंट हाउस भी नहीं बनाया गया। अंग्रेजों के दौर का पार्लियामेंट हाउस ही जेर इस्तेमाल है। नया सदारती महल भी नहीं बनाया गया। राष्ट्रपति भवन यानी सदारती रिहाइश का अंग्रेजों के दौर का वाइसरीगल लॉज है, जो किसी तरह से भी लाहौर या कराची के गवर्नर हाउस या सदर की रिहाइश गाह से बेहतर नहीं। वहाँ सदर हो या वजीर आजम, गैर मुल्की सरबराह हो या कोई वीवीआईपी, सब भारत की बनी हुई मारुति या हिंदुस्तान नाम की गाड़ी में सफर करते हैं। वहाँ सरकारी ट्रैफिक गुजरते वक्त अवामी ट्रैफिक रोकी नहीं जाती। एक सवाल जिसका जवाब सिर्फ आपका दिल और ज़मीर ही दे सकता है। आजादी के इतने सालों के बाद हमने क्या खोया और क्या पाया, और भारत ने क्या खोया और क्या पाया? पाकिस्तान का हर बाशिंदा गैर मुमालिक के कई $100 का मकरूज है, जबकि 1 अरब से ज्यादा आबादी रखने वाले हमारे हमसाए मुल्क भारत के अफराद के जिम्मे कितना कर्ज है? खुदारा अपने गिरबान में झांकिए, जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे जांबाज सिपाही के ख्यालात जो 70 की दिहाई में अपना मिशन करते हुए भारत में उन्होंने महसूस किए। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद क्या आपको आज भी लगता है कि हमारे मुल्क में कुछ ज्यादा फर्क आया है? अगर आप अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं तो आपको इस वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपनी आवाज उठानी होगी ताकि हर आम शहरी को उसके हुकूक बराबर मिल सकें। तो दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखीर मिलती रहें। दो शामें एक ही शराब खाने में गुजारने के बाद आज शाम मेरा इरादा था कि मैं किसी दूसरे शराब खाने में जाऊं। शाम के 6 बजे के करीब मैं रिक्शा लेकर चल पड़ा और उसी शराब खाने के करीब तकरीबन 1 किलोमीटर पर वाक़े एक दूसरे शराब खाने पर चला गया। इस शराब खाने में सिख फौजियों की तादाद कुछ ज्यादा थी। सिख हो और शराब पी रहा हो तो उससे उगलवाना ज्यादा आसान होता है। फिर पंजाबी जबान भी उनके करीब होने का एक बड़ा जरिया थी। यहाँ सस्ती किस्म की शराब मुहैया थी। मैंने उसकी एक बोतल मंगवाई। कोई मेज खाली न थी, लिहाजा एक टेबल पर जहाँ 4 सिख बैठे पी रहे थे, मैंने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए पंजाबी में पूछा, अगर इजाजत हो तो बैठ जाऊं। 2-3 सिख बैक वक्त बोले, जम बैठो जी, और मैं चंद मिनटों में उनके साथ घुल मिल गया। पंजाबी जबान ने हमें बहुत जल्द बेतकल्लुफ कर दिया। मैंने मजीद शराब मंगवानी चाहिए तो उन्होंने रोक दिया और कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन मैंने बसत इसरार 2 बोतलों का ऑर्डर दे दिया। मैंने मुख्तसरन उन्हें बताया कि मैं बम्बई से काम के लिए आया हूँ,
साथ ही उन्हें ये भी बताया कि मैं पंजाब की चोपड़ा फैमिली से हूँ और मेरी मादरी जबान भी पंजाबी है और हम लुधियाना के ही रहने वाले हैं। दर हकीकत मेरा ननियाल भी तकसीम हिंद से कबल लुधियाना में ही रहता था और मैंने लुधियाना के महलों और सड़कों के नाम याद कर रखे थे। मैंने उन्हें बताया कि बम्बई में तो सब बम्बई की मखसूस हिंदी बोलते हैं, चाहे वो पंजाबी ही क्यों ना हो। आप यहाँ ठेठ पंजाबी में बात कर रहे थे तो मुझे अपने हम जबानों से मिलकर बड़ी खुशी हुई है। बस ये फिर क्या था, चारों सिख सत श्री अकाल हो गए। अब बातें शुरू हुई तो मैंने उनके ग्लास लबालब भर दिए। पानी मिलाए बगैर सरदार साहिबान उन्हें डकार गए। मैंने फिर ग्लास भरे। मेरी ख्वाहिश थी कि ये जल्द नशे में हो जाएं तो मैं इनसे अपने मकसद की बातें जान सकूं। जब उन्हें अच्छी खासी चढ़ गई तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कितने अरसे की ट्रेनिंग के लिए आए हैं। उनमें से दो की वर्दियों के निशानों से मालूम हुआ कि वो दोनों एक ही रेजिमेंट से थे और बाकी दो मुख्तलिफ रेजिमेंट से थे। एक ही रेजिमेंट के दो सिखों ने कहा कि वो 3 माह की ट्रेनिंग के लिए आए हैं और सिर्फ 25 दिन के बाद उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या सिर्फ 3 माह की ट्रेनिंग में टैंक चलाने की मुकम्मल तरबियत हो जाती है? उन्होंने कहा, नहीं जी, नए रंगरूट के लिए तो ट्रेनिंग बहुत वक्त लेती है। हम तो नए टैंकों की ट्रेनिंग हासिल करने आए हैं। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, नए टैंकों से आपकी क्या मुराद है? मेरी मालूमात के मुताबिक तो हमारे पास रूसी टैंक हैं। एक सरदार नशे में झूमते हुए कहने लगा, बाबूजी, जैसे मोटरों के मॉडल हर साल बदलते हैं लेकिन नाम वही रहता है, उसी तरह साल 2 साल बाद नए मॉडल के टैंक भी बन जाते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास तो रूसी टैंक टी सीरीज के हैं। वो कहने लगा, बेशक हमारे पास टी सीरीज के टैंक ही हैं, लेकिन अब नए टी सीरीज के टैंक आ गए हैं। शराब के नशे में उसने टी सीरीज के नए टैंकों के नंबर भी बता दिए। मैंने फौरन ही ये नंबर अपने जहन में महफूज कर लिए और गुफ्तगू जारी रखते हुए उनसे पूछा कि ट्रेनिंग खत्म करके अपने रेजिमेंट सेंटर में जाएंगे या छुट्टी पर घर जाएंगे। जवाब आया कि पहले रेजिमेंटल सेंटर में जाएंगे और फिर वहां से जहां रेजिमेंट डिप्लॉय होगी वहां जाएंगे। मैंने कहा, सरदार जी, चाय का कारोबारी आदमी हूँ, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती। मैं खुद को भी नशे में चूर साबित करने की कोशिश कर रहा था ताकि मेरा कोई सवाल उन्हें शक में न डाल दे। उसी सिख ने कहा, ओ भोले बादशाह, हर इन्फेंट्री डिवीजन के साथ 1 या 2 टैंक रेजिमेंट्स होती हैं। जिस इन्फेंट्री डिवीजन के साथ हमारी रेजिमेंट मुंसलिक है वो फाजला हेडवर्क्स के करीब है। उसने मजीद समझाते हुए कहा कि पहले आर्टिलरी वाले हमारा रास्ता साफ करते हैं और फिर कभी हम आगे और इन्फेंट्री पीछे और कभी इन्फेंट्री आगे और हम पीछे और यूं दुश्मन की सफों में घुस जाते हैं। मैंने बाकी तीनों फौजियों से भी खासी अच्छी मालूमात हासिल कर ली। मसलन ये कि T-57 के अलावा उसी सीरीज के जदीद रूसी टैंक और फ्रांसीसी AMX-13 और PT-76 टैंक भी मगरबी पाकिस्तान के बॉर्डर पर मुतय्यन इन्फेंट्री डिवीजन के साथ मुंसलिक है। कुछ देर बाद मैंने उनके खाने का ऑर्डर दिया और रात 11:30 बजे अगले रोज फिर मिलने का वादा कर मैं अपनी राह चल पड़ा। मैं होटल पहुंचा और इन सब अहम इतलात को कोड में लिखा। ये मेरी पहली कामयाबी थी। अगली शाम मजीद मालूमात हासिल करने का प्रोग्राम बनाकर मैं सो गया। मैं चाहता था कि अपनी पहली मुफस्सल रिपोर्ट ऐसी भेजूं कि मेरे सीनियर्स खुशी से उछल पड़े। अगली सुबह मैंने जब गुज़श्ता रात की मालूमात का दोबारा जायजा लिया तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये कामयाबी बहुत मामूली थी। मैं अब तक सिर्फ 3 टैंक रेजिमेंट्स के मुताल्लिक ही जान सका था। अव्वल तो मुझे उन शराबी सिखों से हासिल शुदा मालूमात को टैली करना था ताकि मेरी रिपोर्ट शको शुबे से बालातर हो। उसके अलावा सबसे अहम बात ये थी कि मुझे न सिर्फ उन रेजिमेंट्स के मुताल्लिक भी मालूमात हासिल करनी थी जो 71 की जंग के बाद यहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर चुकी थी, बल्कि उन 3 रेजिमेंट्स के अलावा वहाँ जो दूसरी रेजिमेंट्स ट्रेनिंग ले रही थी उनके मुताल्लिक भी जानकारी हासिल करनी थी। जब मैंने अपने पूरे मिशन का जायजा लिया तो ये मालूमात बहुत ही मामूली महसूस हुई। अहमदनगर में ज़ेरे तरबियत रेजिमेंट सिर्फ 3 माह में ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस चली जाती थी और उनकी वापसी से पहले ही नई रेजिमेंट्स के जवान वहां आ जाते थे। ये सिलसिला 71 की जंग के बाद से मुसलसल जारी था। मुझे इस सिलसिले की कड़ियां शुरू से मिलाकर एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करना थी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो इस ट्रेनिंग का जिम्मेदार था, उसके दफ्तर में या डिवीजन हेडक्वार्टर में यकीनन कोई ऐसी फाइल होनी चाहिए थी जिससे मुझे तकरीबन तमाम मालूमात हासिल हो सकती थी। अहमदनगर एक तरह से ट्रांजिट कैंप की तरह था और वहां आने वालों की फाइल या मालूमात मुझे अव्वल दोनों हेडक्वार्टर के दफातर से और दूसरा कैंप कमांडेंट के दफ्तर से और तीसरा लंगर से मिलने की उम्मीद थी। मैंने इन तीनों जराए में से कैंप कमांडेंट के दफ्तर का इंतखाब किया
क्योंकि डिवीजन और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पीसीओ दीगर काम भी होते थे, जबकि कैंप कमांडेंट वहां आने वालों की सिर्फ आमद, रिहाइश, खुराक और वापसी का जिम्मेदार होता है। मेरे तज्जिये के मुताबिक मुझे इस दफ्तर से मालूमात से भरी एक फाइल मिलने की उम्मीद थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारा जांबाज सिपाही दुश्मन की सफों में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए या सुर्ख बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी डिले के फौरन मिलती रहें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।